आज हम चल रहे हैं पढ़ने अपनी दूसरी किताब का और भारत की राजनीति को समझने का तीसरे अध्याय को हम चल रहे हैं समझने। भारत की राजनीति में इस तीसरे अध्याय का बहुत अधिक महत्व है। आप इस अध्याय को नहीं समझेंगे तो आप भारत की रीढ़ की हड्डी को नहीं समझेंगे। जिस प्रकार से आपके घर में पिताजी का महत्व है, उसी प्रकार से इस चैप्टर का महत्व है इस पूरी किताब में। क्योंकि जिस प्रकार से हम समझते हैं कि जो घर में कमाता है ना उसका महत्व होता है, उसी प्रकार से इस चैप्टर का महत्व होता है। आप इस चैप्टर में यह समझेंगे कि भारत ने अपने आर्थिक विकास की तैयारी कैसे की और उस रास्ते पर कैसे चला भारत। आप इस चैप्टर में यह समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित का मतलब क्या है? प्लानिंग। तो हमने नियोजित विकास की राजनीति अपनाई है। और क्यों? क्योंकि हमारे पास समय कम था और लक्ष्य बड़े थे। और अगर आपको कम समय में बड़े लक्ष्यों को साधना है, तो नियोजन के साथ चलना ही पड़ता है। नियोजन मतलब प्लानिंग के साथ। अगर आपको कम समय में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको अपने जीवन को एक नियोजित रास्ते पर लेकर चलना ही पड़ेगा। बिना आप नियोजित रास्ते पर चले आप उस बड़े लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप भी अपने टाइम टेबल को दुरुस्त कर लीजिए और अपने समय को पूर्ण रूप से नियोजित कर लीजिए कि कब क्या करना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आपके लिए भी। अब आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं, 3 महीने बोर्ड के एग्जाम के लिए और 2 महीने एक्स्ट्रा आपके सीयूटी के लिए। और आपका टारगेट होना चाहिए एक बेस्ट कॉलेज। समझ में आई बात? जैसे भारत ने अपने विकास के 5 लक्ष्य बनाए थे, वैसे आपके भी 5 लक्ष्य होने चाहिए। भारत ने जब अपने विकास को प्रारंभ किया तो उसने अपने विकास के 5 लक्ष्य बनाए थे। और वैसे ही आपको भी अपने जीवन के 5 लक्ष्य बना लेने चाहिए। समझ में आई बात? तो चलिए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन चीजों पर बात करेंगे और किन किन चीजों को हम समझेंगे। इस अध्याय में पिछले 2 अध्यायों में हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौतियों का सामना किया। आपने देखा कि आगे के 2 चैप्टर में आपने समझा कि हमने अपने देश की नीतियों का निर्माण किस प्रकार से किया, हमने अपने देश को किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से बनाया और फिर हमने उसके राजनीतिक तंत्र को किस प्रकार से विकसित किया, हमने ये समझा। अब हम इस चैप्टर में यह समझेंगे कि हमने अपने आर्थिक विकास को किस प्रकार से चलाया। समझ में आई बात? अब ये हमें समझना है। आई बात समझ में? हमें ये बखूबी तरीके से जानना है और समझना है। ठीक, आइए आगे बढ़िए। आइए अब तीसरी चुनौती की ओर रुख करते हैं। यह चुनौती आर्थिक विकास की थी ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। पहली 2 चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना। आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौतियां कहीं ज्यादा कठिन और गहरी थी। समझना की बात? जब आपका देश आजाद हुआ तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बद से बदतर थी, बद से ज्यादा बदतर। समझ में आई बात? बद से बदतर स्थिति में था आपका भारत आर्थिक रूप में। आई बात समझ में? आपके देश में उस समय कुछ नहीं बनता था।
ना के बराबर चीजों का निर्माण होता था। हम हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर थे और गरीबी अपने चरम शिखर पर थी। हम इतना भी अनाज उत्पादित नहीं कर पाते थे कि हम 2 वक्त भरपेट खाना खा सकें। हम इतना भी अनाज नहीं उत्पादित कर पाते थे। हम आजाद हुए उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में अगर कोई और दूसरा देश आजाद होता तो उसके लिए अपार संकट आते, अपार संकट। लेकिन हमने उन अपार संकटों को बड़े ही निर्भीक तरीके से उनका सामना किया और अपने देश को आज इतना सुनहरा भविष्य देते हुए आज हम उसको चला रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि भारत बहुत बहुत बेहतर कंडीशन में बना और नेहरू ने तो भारत का शोषण किया या भारत के लिए गलत किया, वो पहले भारत की उन परिस्थितियों को तो समझ लें जिन परिस्थितियों में नेहरू ने इस देश की गद्दी को संभाला। उन परिस्थितियों को समझना, मैं यही मानता हूं कि परिस्थितियां ही सब कुछ है और परिस्थितियों के आगे ही इंसान नतमस्तक होता है। समझ में आई बात? आप चित्रलेखा उपन्यास पढ़ना, उसमें आप देखना कि जो संत होता है वो भोगी बन जाता है और जो भोगी होता है वो संत बन जाता है। उन दोनों की परिस्थितियों में परिवर्तन होने का कारण परिस्थिति ही होती है। अरे रहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए, इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर किए गए राजनीतिक फैसलों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ सवाल हैं विकास को लेकर, मुख्य बहसें क्या थी और इनको लेकर कौन से अहम फैसले हुए। पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही और इसकी सीमाएं क्या थी। बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। ये सारी चीजें हम समझेंगे इस चैप्टर में। मुख्य रूप से हम इन्हीं 4 विषयों का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। राजनीतिक फैसले और विकास, राजनीतिक फैसले और विकास। सबसे बड़ी चीज, राजनीति ही आपके देश के लिए सारी चीजें करती है। अभी मैंने पिछली कक्षा में यह समझाया, अंबेडकर जी ये कहते हैं कि राजनीति हर ताले की चाबी है। राजनीति वो चाबी है जिससे हर ताला खुल सकता है और राजनीति सच में हर ताले की चाबी है, अर्थात हर समस्या का समाधान है। अगर राजनीति ठान ले तो राजनीति क्या नहीं कर सकती। तो यही आज समझेंगे कि राजनीति ने हमारी आर्थिक समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया। हम ये चल रहे हैं अब समझने कि हमारी राजनीति ने, उस समय की जो राजनीति थी उसने हमारी इन आर्थिक समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया। आइए, राजनीतिक फैसले और विकास। स्टाफ की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। स्टाफ मतलब समझते हो? इस्पात एक प्रकार का मेटल है, स्टील है ना, स्टील। तो स्टील के लिए, स्टील जो होता है वो स्टील हमारे, आप सबको पता है कि लोहा कहां से निकलता है? खदानों से। तो हमारे देश के खदानी क्षेत्र ये सारे हैं। ये इधर हमारे देश में बहुत सारी खदानें हैं। आपका झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये आपके माइंस वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राकृतिक संपदा है। ये जो है ये नेचुरल रिसोर्स से रिच स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो दुनिया में स्टील की मांग बढ़ रही थी। दुनिया में क्या बढ़ रही थी? स्टील की मांग। तो उड़ीसा उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह दिख रहा था, क्योंकि उड़ीसा में लोहे की खदानें बड़ी मात्रा में थी। सुनना ध्यान से। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनना चाहा। हर राज्य चाहता है कि वो अपने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपने राज्य की समृद्धि को बढ़ाए।
कोई भी चाहता, हर राज्य चाहता है। लेकिन एक संकट का विषय था। आपको वो संकट दिख रहा है जो मैं इस किताब में आपको बताने चल रहा हूं? नहीं दिख रहा है अभी आपको, चलिए मैं समझाऊंगा अभी आपको। वो संकट था प्राकृतिक संसाधन और प्रकृति का। एक का नुकसान करके ही आप दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लोहा चाहिए था, लोह अयस्क चाहिए था, तो आपको मां प्रकृति को उजाड़ना पड़ता, और मां प्रकृति की गोद में जो उनके बच्चे खेल रहे थे उन बच्चों को भी बेघर करना पड़ता। तो सरकार या आर्थिक विकास को देखे, या प्राकृतिक विकास को, या सामाजिक विकास को, यह बड़ी दिक्कत की बात थी। जितना लगता है आसान हमें ना विकास करना, उतना होता नहीं है आसान विकास करना। विकास करने के लिए हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब एक हाईवे निकलता है ना, तो बहुत लोगों को अपना खेत दान में देना पड़ता है। दान तो नहीं कहूंगा, उसके लिए वो मोटा मुआवजा लेते हैं, लेकिन हाँ उनको किस्तों में मिलता है। उनको किस्तों में नहीं कहेंगे, मिल भी जाता है तो उनका ना एक कहते हैं ना अस्थाई रोजगार उनसे छीन उठता है। अस्थाई रोजगार, परमानेंट उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो उनके हाथ से चली जाती है, और उनको एक मोटा मुआवजा मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं उसका सदुपयोग कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं उसका दुरुपयोग कर देते हैं और अपने भविष्य को नष्ट कर लेते हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो क्या होता है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनना चाहा। उसे अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य की जरूरी पूंजी निवेश इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के जोरदार भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है। जो भी ये आपके लौह अयस्क के भंडार हैं वो सारे कहाँ हैं? उड़ीसा के अविकसित इलाकों में, अनडेवलप्ड एरियाज में, मतलब रूरल क्षेत्रों में। वो क्षेत्र जहां के लोग अपनी मां प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, जंगलों में। सही समझे? ठीक है, आगे सुनो। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में हैं, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल राज्यों में, जिलों में। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। सही बात है, उनको कुछ इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, तो उनका डर स्वाभाविक है। उनका डर स्वाभाविक है क्योंकि उनको मां प्रकृति के अलावा किसी और चीज के साथ काम करना आता ही नहीं है, तो उनका डर स्वाभाविक है। लेकिन राज्य सरकार भी इस मौके को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उससे राज्य को फायदा होगा, और राज्य को फायदा होगा तो पूरे देश को फायदा होगा। अगर वहां फैक्ट्रियां खुलेंगी तो उससे मोटे स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, मोटे स्तर पर। लेकिन यह भी सच है कि मां प्रकृति का नुकसान होगा तो आने वाला भविष्य भी संकट में होगा। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा पाना इतना आसान काम नहीं है। जितना हमें लगता है आसान, उतना आसान है नहीं। हम सबको जितना लगता है आसान, उतना आसान है नहीं सामंजस्य बिठाना। सबको लगता है कि विकास करना इतना आसान है, पर सच में नहीं है विकास करना इतना आसान। और उन क्षेत्रों में जहां हम दो चीजें खो रहे हो, वहां तो कदापि संभव नहीं है विकास की राह बना पाना, कदापि संभव नहीं। ये बात जान लो। ये बहुत भावुक क्षण होता है
और फिर राजनीति को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है कि हम आज के भविष्य को बनाने के लिए हम आने वाला भविष्य खत्म कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हमारा आगामी भविष्य निर्धारित करते हैं। आज के हम विकास के लिए देख लो, आज हम समस्याओं से ग्रसित तो हैं, प्राकृतिक समस्याएं कितने बड़े स्तर पर हैं। आज उन्हीं समस्याओं के कारण हमें कितनी सारी बीमारियां हैं। बीमारियों का मुख्य कारण क्या है? हमारा विकास ही हमारी बीमारियां, हमारी पृथ्वी की बीमारियों का कारण है। हमने जो ये इतना अत्यधिक विकास किया है, वही विकास हमारे लिए समस्या बन गया है और उसने समस्याएं खड़ी करी हैं, क्योंकि हमने विकास को सही तरीके से नहीं किया। हमने विकास में क्या डाल दिया? लाभ। जब लाभ घुस जाता है ना विकास में, तो वो लाभ ना हमारी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देता है और उन एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा करने के लिए हम एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। और शोषण कहीं से भी उचित नहीं होता। तो यहां भी देखते हैं सरकार क्या करती है। क्या वन्य जीवन को बचाती है, आदिवासियों को उनका हक देती है, या उनको उनके हक से, उनकी आजीविका से अलग कर देती है एक मोटी रकम के लिए? क्या करती है देखते हैं। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। और सच है, और उस समय हमें पूंजी की बहुत ज्यादा जरूरत थी भाई, क्योंकि अभी तो हमने चलना सीखा था, प्रारंभ किया था, और अभी हम ठहर जाते तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। समझ में आई बात? और मैंने बता ही दिया, एक देश के लिए पैसा क्या है? उसकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। सबके लिए रीढ़ की। पैसा, कोई भी कहे कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और पूंजीवादी व्यवस्था में तो खासकर, पूंजीवादी व्यवस्था में खासकर पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम कितना भी कह लें कि पैसा महत्व नहीं रखता, लेकिन पैसा बहुत महत्व रखता है। हमने अभी आप आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। ये जो आपको उदाहरण मैंने समझाया, इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न दिख रहे हैं, बहुत सारे, और इसमें बहुत सारे लोगों के हित हैं और बहुत सारे लोगों के अनित हैं। अगर उद्योग लगता है तो पर्यावरण बर्बाद होगा और आदिवासी जीवन पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो जाएगा, और इससे हमारे भविष्य को भी खतरा है। और अगर नहीं लगता तो इससे देश की नीति में बड़ा झोल हो जाएगा। इससे फिर आने वाले समय में कोई भी हमारे देश में निवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप विकास करना ही नहीं चाहते। सब कहेंगे आप विकास करने के लिए इच्छुक ही नहीं है, आप उसके लिए जो कदम उठाने चाहिए आप वो कदम ही नहीं उठा रहे हैं। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो खो, तभी तो कुछ पाओगे भाई। ये सच है। या आप पढ़ाई कर लो या आप कुछ और कर लो, एक समय पर एक ही चीज हो सकती है। भैया जो बाद में दिक्कत पड़ेगी उस चीज से, फिर तो उससे कोई और रास्ता निकालो। यही तो है ना बीच का रास्ता, यही तो है जीवन की समस्याओं का समाधान हमें खुद ही निकालना है। तो देखते हैं, मैंने कहा, इसीलिए तो कहा राजनीति वो चाबी है जिससे हर ताला खुल सकता है। अर्थात राजनीति से हर समस्या सही की जा सकती है, हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन राजनीति करने वाला व्यक्ति जो है वो निस्वार्थ होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। बस योग्य हो तो वो सब कुछ कर सकता है। भगवान राम को ही देख लो, उन्होंने हर समस्या का समाधान निकाला है, हर समस्या का समाधान निकाला है।
तो राम जैसा अगर शासक हो ना तो हर समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। बस राम जैसा शासक ढूंढो, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। आपके पास उदाहरणों की कमी नहीं है, आपके पास उदाहरणों की कमी नहीं है। कृष्ण देख लो, राम देख लो, गौतम बुद्ध देख लो, महावीर स्वामी देख लो, कितने आपके पास उदाहरण है, असंख्य उदाहरण है। उदाहरणों की कमी नहीं, बस अनुसरण की कमी है। उनके रास्तों, जो रास्ते उन्होंने बताए हैं, उन रास्तों पर चलने वाली नीयत की कमी है बस, और किसी चीज की कमी नहीं है। बस अब देखते हैं कि क्या करती है सरकार। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? आप समझ पाए कि कौन कौन से हित की बात कर रहा हूं मैं यहां पर? मैंने तो खुद ही बता दिया आपको। ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंधित सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? कभी नहीं हो सकता कि किया जा सकता है सभी को संतुष्ट। नहीं किया जा सकता है भैया। हो सकता है? नहीं। क्यों? क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि उसकी तो जगह छीन जाएगी, उसको उसके अलावा कोई और काम आता ही नहीं है, तो वो बाहर जाके क्या करेगा? सही बात है, लेकिन कुछ और तो सिखाया जा सकता है ना। तो सिखाने में भैया टाइम लगेगा, जब तक वो क्या ये करेगा? ये बात है, यही तो सवाल है। अच्छा चल आगे देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। यहां से आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा। उड़ीसा में किस तरह के विकास की जरूरत है? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा ना, उड़ीसा में किस प्रकार की विकास की जरूरत है, उड़ीसा की जनता को किस प्रकार की जरूरत है। आप तो अपनी जरूरत बता रहे हो ना, उड़ीसा की तो जरूरत नहीं बता रहे ना अभी तक। आपको अगर विकास करना है तो किसका करना है? उड़ीसा का करना है। तो उड़ीसा की अर्थात उड़ीसा की जनता का करना है। तो वहां की जनता को जैसा विकास चाहिए वो विकास करो ना आप। पर देश का भी तो विकास करना है ना, और देश का विकास तभी संभव है जब उसमें सब सहभागी हो, जब सब सहभागी हो। उड़ीसा भी सहभागी हो, दिल्ली भी सहभागी हो, महाराष्ट्र भी सहभागी हो, असम भी सहभागी हो, अरुणाचल भी सहभागी हो। सब अपना अपना सहयोग देंगे तभी तो भारत का विकास हो पाएगा ना। तो देखते हैं उड़ीसा क्या करता है। दरअसल किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए? अब बताओ, किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए? उड़ीसा की जनता का या भारत की जरूरत को? उड़ीसा की जनता को। उड़ीसा की जनता का की जरूरतों को हम उड़ीसा की जरूरत माने, हाँ, या भारत की जरूरतों को? भारत की जरूरत। क्यों भाई? उड़ीसा की मानेंगे भैया, रहते तो वहाँ वो है ना, उनको अच्छे से पता है वो क्या चीज चाहिए। बात तो आपकी पूरी सही है, पर विकास करना है हमें संपूर्ण भारत का, तो उसके लिए भी तो रास्ता निकालना है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं, राजनीतिक टकराव समझते हैं क्या होता है। इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। जो ये सवाल है ना, ये जो सवाल यहाँ उठे हैं, इन सवालों का जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता, कोई भी एक्सपर्ट नहीं दे सकता, क्योंकि कोई ऐसा एक्सपर्ट हुआ ही नहीं है जो इन सवालों का जवाब दे सके संतोषजनक। ठीक है, इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। फिर तौल होती है कि कौन किससे हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। जिस चीज से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है वो ही चीज करी जाएगी। अब यहां पर आदिवासियों को ही उजाड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो संख्या में कम है और इससे एक बड़ी संख्या को लाभ पहुंचेगा। इसमें भी लाभ देख रहे हैं, तो लाभ तो देखा ही जाएगा ना। जब आप एक पूंजीवादी व्यवस्था में, एक बाजारी व्यवस्था में काम करेंगे तो उसका मेन उद्देश्य ही क्या होता है? लाभ।
और एक बड़े संख्या में जब लाभ हो रहा है तो उस बड़ी संख्या को ही देखा जाएगा। समझ में बात? लोकतंत्र क्या है? संख्या बल है। लोकतंत्र है तो मेजॉरिटी ही तो है। लोकतंत्र में जिसके पास मेजॉरिटी है उसकी सत्ता है, यही तो जाना है ना हमने। हाँ भैया, लोकतंत्र में चलता किसका सिक्का है? जिसके पास बहुमत है। समझ में बात? आगे चलो। तो यहां पर भी वही देखा जाएगा। यहां पर भी क्या देखा जाएगा? बहुमत, कि कौन किसके तरफ पल्ला भारी है, किसका पल्ला भारी है, किसका तराजू भारी है। ठीक है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुला पर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा किए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। तो होता भी तो यही है। मैंने कहा ना आपको, अभी कहा ना कि राजनीति हर ताले की चाबी है। हर ताले की चाबी है, अर्थात हर समस्या का समाधान राजनीति कर सकती है, पर करने वाली नियत होनी चाहिए। तो वही है, सबकी सुने, फिर जो उचित हो वो करे राजनीति। तो यहां पर उचित क्या है? देश का विकास। तो उड़ीसा के आदिवासियों को उजाड़ा जाएगा और वहां पर कारखाने लगाए जाएंगे, क्योंकि उससे देश के आर्थिक विकास पर असर पड़ता है। उससे देश के आर्थिक विकास और देश के भविष्य का निर्धारण होना है। देश का आधुनिकीकरण करना है तो हमें लोहा चाहिए, स्टील चाहिए। तो उसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना ही पड़ेगा। लेकिन हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। कैसे? हम पर्यावरण को इस प्रकार से बचा सकते हैं कि हम उन कारखानों को इस प्रकार से लगाएं, इस तकनीक से लगाएं, इस नियोजित तरीके से लगाएं कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा। और जो क्षेत्र किसी भी रूप में उपयोगी नहीं है वहां पौधों का प्लांटेशन करें, जिससे कि दोनों चीजें हो सके, पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके और विकास भी हो सके। ये नीति अपनाए तो हम दोनों चीज कर सकते हैं। पर इस नीति को अपनाने के लिए राजनीति में राजनीतिक चेतना का होना, राजनीति में और जनता में दोनों में राजनीतिक चेतना, उचित राजनीतिक चेतना का होना बहुत जरूरी है। निस्वार्थ राजनीतिक चेतना का होना बहुत जरूरी है, तभी ये संभव हो सकता है। इसके लिए दोनों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, जनता का भी और राजनेताओं का भी। दोनों अगर पढ़े लिखे होंगे तभी संभव है ये काम हो पाना, तभी संभव है इस काम का हो पाना, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा ये काम जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे चलो। आजादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या तो कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। हमारा सब मान रहे थे कि भारत का सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं करना है, भारत का सपना सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं करना, सामाजिक आर्थिक विकास करना है। मतलब कि हमें हर अपने समाज के हर क्षेत्र को, अपने समाज के हर वर्ग को इस आर्थिक विकास में सम्मिलित करना है।
ना कि सिर्फ आर्थिक विकास करना है, सब रूपों में हमें विकास करना है। सब रूपों मतलब राजनीतिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, शैक्षिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, सभी रूपों में विकास करना है और सभी का विकास करना है। सभी का मतलब सभी का, जमीन से लेकर यहां तक के सब लोगों का, अमीर का भी करना है और गरीब का भी करना है। हर व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखना है, सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं, हर व्यक्ति की जरूरतों का हमें ख्याल रखना है। समझ में आई बात? किसी एक का नहीं कि इनका हो गया तो हो गया और किसी का हमें करना ही नहीं है, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति की जरूरतों का हमें ख्याल रखना है, तभी देश चल पाएगा, नहीं तो देश नहीं चल पाएगा, क्योंकि देश सबको मिलाकर बना है, किसी एक को नहीं। चलो आगे सुनो। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा? इन सवालों का समाधान उस समय करना बहुत जरूरी था और इन सवालों को हम किसी लंजू पंजू के हाथों में नहीं छोड़ सकते थे। समझ में आई बात? और सरकार, उस समय जो लोग सरकार में थे ना, वही लोग असली में कह सकता हूं मैं कि उस समय हमारे देश की साक्षरता दर सिर्फ कितनी थी? 15% थी। 15% साक्षरता दर थी, मतलब पढ़े लिखे लोग सिर्फ 15% थे। मान लो अगर देश में 100 लोग हैं तो सिर्फ 15 लोग ही पढ़े लिखे थे। आपके 85% लोग क्या थे? अनपढ़ थे। तो इस कंडीशन में विकास का जिम्मा सरकार को ही उठाना पड़ेगा, अगर उसे आर्थिक विकास भी करना है और सामाजिक विकास भी। तो क्योंकि सरकार ही इस कार्य को संभव कर सकती थी, क्योंकि उस समय की जनता इतनी सचेत नहीं थी, उतना वो अपने हकों को नहीं जानती थी, उतना वो सचेत राजनीतिक रूप से चेतन नहीं थी कि वो अपने हकों को लेकर चल पाए। तो उसकी बैसाखी बनना सरकार का ही दायित्व था और सरकार ने इस दायित्व को अपने कंधों पर लिया और आर्थिक विकास के लिए उसने एक सही रास्ते का चयन किया, जो उस समय लग रहा था सरकार को सही। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फैसले परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। फैसले जो होते हैं वो परिस्थितियों के अनुसार होते हैं, किसी और के अनुसार नहीं। समझ में आई बात? जो उस समय परिस्थितियां होती हैं और उस समय के उस परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय सही लगते हैं वही निर्णय लिए जाते हैं, और फिर वो गलत भी साबित हो सकते हैं और सही भी साबित हो सकते हैं। ठीक है, ये बाद में पता चलता है, उस समय नहीं पता चलता, क्योंकि आपके समय उस टाइम पर आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आई बात समझ में? आगे सुनो। इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी है। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मामलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना जरूरी था, साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इस कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। तो अगर आपको भारत की राजनीति के इतिहास को समझना है तो भारत के आर्थिक विकास के कथाक्रम को भी जानना बहुत
जरूरी है। आप अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आप भारत की रीढ़ की हड्डी से परिचित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस चैप्टर का इतना महत्व है। आई बात समझ में? इसीलिए इस चैप्टर को इतनी बारीकी से समझाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये चैप्टर आपके पूरे के पूरे भारत की राजनीति के इतिहास का निर्माण करती है। सब जानते हो भाई, पैसा बहुत कुछ है, हम मना नहीं कर सकते। पैसे आज ही देख लो, पैसा ही सब कुछ है और पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा ही सब कुछ है और पैसा कुछ भी नहीं है। तो अगली क्लास में चलेंगे, पढ़ेंगे कि हमने विकास की कौन कौन सी धारणाएं अपनाई, हमारे पास कौन कौन से विकल्प थे विकास की धारणाओं के। वैसे दुनिया में उस समय विकास की धारणा के दो विकल्प थे, एक था सामाजिक और एक था पूंजीवाद। इन्हीं दो विकल्पों पे उस समय दुनिया चल रही थी। और आपको पता है उस समय दुनिया किस युद्ध में थी? शीत युद्ध। जो से 4 वर्ष से जो हमारी समझ में आ गई बात? उस समय दुनिया शीत युद्ध में थी और दुनिया किस प्रकार से खेमों में बट रही थी, ये आप इससे अनजान नहीं है। आप जान चुके हैं कि दुनिया को किस प्रकार से खेमों में बांटा जा रहा था, सोवियत संघ और यूएसए के द्वारा। समझ में आई बात? अमेरिका और सोवियत संघ किस प्रकार से दुनिया के जो नए नए देश आजाद हो रहे थे उनको किस प्रकार से अपने अपने गुटों में खींच रहे थे, ये आप भली भांति जानते हैं। तो अब देखते हैं कि भारत ने उस परिस्थितियों में किस विकास की धारणा को अपनाया। क्या भारत ने पूंजीवाद को अपनाया या समाजवाद को? देखते हैं अगले चैप्टर या अगली क्लास में।